आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। समंदरी तूफान, सियासी तूफान और महंगाई तूफान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इस मार्के को सर करना है। मुस्लिम लीग नून इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट पे वोट डाले, फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कश्ती तूफान में फंस जाए तो अक्लमंदी उस कश्ती को तूफान से निकाल कर किनारे पर लाने में होती है। चूंकि आप और कश्ती सलामत रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। अब तूफान को देखकर उसके सामने खड़े हो जाने से वक्ती तौर पे आप बहादुर तो कहला सकते हैं, लेकिन तूफान का रुख मोड़ने पर अपनी पूरी ताकत खर्च करने से वक्ती तौर पे कश्ती का रुख मोड़ लेना बेहतर भी होता है और अक्लमंदी का तकाजा भी है। अब देखिए कि पाकिस्तान को समंदरी तूफान का सामना हुआ तो तूफान की तबाही का इंतजार करने के बजाय उस तूफान से बचने के लिए वक्त पर मनसूबाबंदी की गई और फिर तूफान आया और गुजर गया। चूंकि उस तूफान के आने का सबको पहले से पता था, इसलिए सारी हुकूमती मशीनरी उस काम पर लग गई। अब समंदरी तूफान तो गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से तूफान घर बनाकर बैठ गए हैं। इन सब तूफानों का ना किसी को एहसास है और ना ही कोई इन तूफानों से खुद और इस आवाम को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें महंगाई के तूफान का सामना है। ये तूफान गरीब लोगों की जिंदगियां निगल रहा है। हर गुजरते दिन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। ये तूफान कब थमेगा, कौन इस तूफान से आवाम को महफूज मकाम पर पहुंचाएगा, मुंतकिल करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। हमें बेरोजगारी के तूफान का सामना है। ये तूफान शुतर बेमहार हमारे मुल्क में अपनी सल्तनत कायम कर रहा है, लेकिन किसी को एहसास नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी का तूफान मजीद गुर्बत में इजाफे का बाइस बन रहा है और इस तूफान के सामने पूरी हुकूमती मशीनरी बेबस ही नहीं बल्कि बेहिस भी दिखाई दे रही है। हमें यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम के तूफान का सामना है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम मौशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है और मौशी कमजोरी हमें भिखारियों की सफ में खड़ा कर रही है। हमारे हाथ में कर्जों का कशकोल है और वजीर खजाना समेत पूरी हुकूमत IMF के दरवाजे पर है। वैसे हम भी क्या, सेब का साया है हम पर कि तूफानों को खुद ही दावत भी देते हैं। बहुत से तूफानों में एक तूफान वैसे यहाँ ब्रेन ड्रेन का भी है। ये तूफान पाकिस्तान के बदतरीन मौशी हालात से जन्म पाता है। ये लोग अपने बेहतर मौशी मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए इंसानी स्मगलरों की दरंदगी की भींट चढ़ जाते हैं। दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबे, पाकिस्तान का नाम लाजमी आप देखें उसमें शामिल होता है। ऐसे ही एक वाकया यूनान में पेश आया है। सैकड़ों पाकिस्तानियों के डूबने और लापता होने की इत्तलात है। हमारी हुकूमत इंसानी स्मगलरों को सजा देने के भी काबिल नहीं है, इसलिए सिर्फ 100 का ऐलान काफी है ताकि एक नए तूफान का इंतजार किया जा सके। अब परेशानी और हैरानगी की बात यह है कि जिन्होंने पूरी कौम और इस मुल्क को इस तूफान से निकालना है ना, वो खुद एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। ये तूफान हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शुरू होने वाला है। ये तूफान सियासी मफादात का तूफान है, इख्तिलाफात का तूफान है, अहम तरीन ओहदों पर अपनी अपनी पसंद के लोग लगाने का तूफान है। ये बिलावल भुट्टो की तरफ से नून लीग को दी गई वार्निंग्स का तूफान है और ये तूफान इलेक्शन करवाने के चैलेंज का तूफान है। तो क्या ये सियासी तूफान भी समंदरी तूफान की तरह बगैर नुकसान किए अपना रुख मोड़कर खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से हमें बिलाल अजहर कियानी साहब ने ज्वाइन किया है जो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हैदर जमान कुरैशी साहब, सर ये अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों कर दिया है? सर तासुर ये एक सामने आ रहा है कि अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में जा रही है, इसलिए उसने खुद को हुकूमत की नाकामियों से अलहदा करना है। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी तो पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये तज्जिया हो सकता है। पिछले 14 माह से हम इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं जो यूनिटी गवर्नमेंट की फॉर्म में। हम PDM का हिस्सा नहीं थे और एक यूनिटी गवर्नमेंट में हम आए। उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो एक सवा साल हमने एक जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पर कोऑर्डिनेशन की और बहुत मुश्किल हालात में हमने गवर्नमेंट में मुश्किल फैसलों को भी ऑन किया और इस उम्मीद पे किया कि जो फ्रेमवर्क तय हुआ था बड़ी पार्टियों के माबैन जब ये कोलिशन गवर्नमेंट
बन रही थी उसमें कुछ पैरामीटर्स थे। अब उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली सैलाब भी आ गया, पाकिस्तान में बहुत सारे इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ और हमने हर उस मुश्किल फैसले में यहाँ तक के बहुत ऐसी फेजेस भी आई। अगर आपको याद हो अप्रैल टू जून जुलाई हमारे पीएमएल के दोस्त भी कंफ्यूज थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तहलील होनी चाहिए, ये मुश्किल फैसले लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और कहा कि वी शुड कंसिडर पाकिस्तान। अब बात यह है कि उस वक्त जो ग्राउंड रूल्स कुछ तय हुए थे, कुछ ये थे कि जो वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं उनके ज़ैली महकमे और जो कॉर्पोरेशंस हैं ये इदारे हैं उनमें जो तकर्रियाँ हैं या उनके बोर्ड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनकी राय को फौकियत दी जाएगी। नहीं हैदर जमान साहब एक सेकंड लीजिएगा सर, ये पीसीबी के चेयरमैन का मामला है, ये तो इश्यूज हैं ही, लेकिन सर ये जो बजट पे पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई तो सवाल ये है कि इस इशू को आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब बजट बन रहा था या जब बजट पेश किया जा रहा था। अब तो देखें मंजूर हो गया, अब तो बजट पेश किया जा चुका है, अब मंजूरी के मराहिल में है वो, और पीपल्स पार्टी एक जलसे में इस हवाले से एतराजात उठा रही है। फिर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए हुए वादे पूरे नहीं करने दे रहे हैं, वजीर आजम उनका एहतसाब करें। ये कौन लोग हैं सर जो आपसे किए गए वादे वजीर आजम को पूरे नहीं करने दे रहे? जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना पारस, I'll try and be brief क्योंकि वक्त कीमती है। फरवरी में बजट प्रिपरेशन शुरू हो जाती है तो सूबे भी अपनी तजावीज़ देते हैं और इक़्तिसादी काउंसिल के ज़रिए और जो मुतलका वजारतें हैं सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स देती हैं और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो क़यादत हैं, उन्होंने यकीनन अपनी विश लिस्ट रखी। सीपैक के अंदर कई प्रोजेक्ट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशों के नतीजे में इंक्लूड हुए और इसीलिए हमने सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट पे बात नहीं की। देखिए फ्लड रिलेटेड जो इश्यूज हैं या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको बरमला मुराद अली शाह साहब भी और हमारे मुख्तलिफ वज़रा जो हैं, शहरी रहमान साहिबा, टाइम एंड अगेन इसको फ्लैग करते रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थी। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट वीक भी प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सीनियर पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। कुछ चीज़ें यकीनन हैमर आउट हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ों पे जो है अभी भी एग्रीमेंट बाकी है और कुछ चीज़ें हैं। और मैं भी ये समझता हूँ कि जो बजट पास हुआ है या बना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट आता है उसके खदोखाल उसकी तफसीलात तो सारी निटी ग्रिटी कैबिनेट के सामने शायद इतनी डिटेल में रखी भी नहीं जाती, लेकिन जब बजट डॉक्यूमेंट का मुआयना किया गया और जो सिंध से फीडबैक आई और जो अदर सूबों से आई, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लड, तो ये इश्यूज रेज किए गए। इसको हरगिज ये ना समझिए कि इनकी कश्ती से कोई जंप करना है या करना है वो आप ही सवाल जा रही है परसों। मैं अभी भी ये समझता हूँ पारस के चीजें एग्री होंगी लेकिन जब बारहा चीजें एग्री नहीं होती तो आपको अब लीडर हैं वो उन्होंने लेकिन समझ ये नहीं आ रहा ना कि ये जो सैलाब ज़दगान हैं और बहाली का मामला ये क्या सूबाई सब्जेक्ट नहीं है? और मुराद अली शाह साहब ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने बारिशों और सैलाब ज़दगान के लिए 160 अरब रुपए का बजट रखा है। अब आपको मजीद क्या चाहिए और वफाक से? और दूसरी बात हैदर जमान साहब, जब ये बजट पेश हो रहा था उससे पहले आपको याद है कि वफाकी काबिना का इजलास हुआ था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इस गवर्नमेंट ने इजाफा किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे ही किया था। आप ही ने कहा था ना कि इतने % होना चाहिए, इतने % ना करें, और सर और भी तजवीज़ सामने थी। 35 हो गया, चले तो उस वक्त की बाकी बातें क्यों नहीं की? स्टेप फॉरवर्ड। मैं आपको क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर देता हूं ना। जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हुई हैं उनमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मैच करेंगी उस एलोकेशन को जो कि डोनर्स जो कमिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव टू मैच दैट। तो अगर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पैसे रख रही है तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी वो शेयर रखना था। तो आई एम श्योर ये जब कल या परसों इस वीक में बैठेंगे इन चीजों को बेहतर कर लिया जाएगा। इश्यूज ठीक सर, नहीं टाइम का इशू तो यकीनन होता है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कैबिनेट सर वो आपके कहने पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा तो ये भी कर लेते ना। तो इसको अभी हम एज सच ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना समझें, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है हमारे बहुत सारे लोग फ्लड इफेक्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे कमिटमेंट्स की हुई हैं और आपको पता है कि सेक्रेटरी जनरल के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने प्लाइट ऑफ द फ्लड इफेक्टीज खुद देखी और वो पैशनेटली वो भी इन इलाकों में गए
तो हम सर उन्होंने कहा मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट हम उन लोगों को कैसे इस हाल में बिलावल भुट्टो साहब ने वार्न कर दिया है ना। फिर मैं ये बिलाल कियानी साहब से पहले, बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी है और इन्हीं के वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बने हैं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत आपके जितने भी इत्तेहादी हैं आप उनसे पहले मालूम कर लेते कि इन्हें बजट पे क्या एतराजात हैं। और इस वक्त पीपल्स पार्टी जो आपके हवाले से बात कर रही है या जो चढ़ाई हो रही है, वो आप समझते हैं उसकी वजह सियासी है या बाकी इनके जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, पीपल्स पार्टी यकीनन एक इत्तेहादी जमात है इस हुकूमत में, और पिछले साल सवा साल से जो भी फैसले हुए हैं, जो हमने मुआशी फैसले भी उठाए हैं, जो सियासी फैसले भी इत्तेहादी हुकूमत ने उठाए हैं, उन सब में सबसे मशावरत सब इत्तेहादियों से रही है और पीपल्स पार्टी से तो ख़ास तौर पे रही है जी। तो हर वक्त हर चीज़ के ऊपर एक सियासी क़यादत की सतह पे भी, फिर जो हुकूमत के अंदर काबीना की सतह पे भी, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, उसमें भी ये जब भी कोई मेजर इश्यूज़ आए तो उस पर डिस्कशन जारी रही है। देखिए, जहाँ तक सैलाब की बात है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और हमारी जमात से ज़्यादा किसी को फ़िक्र नहीं रही इन सैलाब की, फ्लड की रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और रिलीफ एफर्ट्स की। और ये सब इत्तेहादी भी इस अमल में शामिल रहे हैं। सब ने मिल मिला के पिछले साल एक बहुत ही एक जज्बे के साथ और एक एफर्ट की है और एक इफ़ेक्टिव तरीके से हमने मुश्किल मुआशी हालात में जब ये आफत आई है तो अपने जो सैलाब मुतासरीन थे, पाकिस्तानी बहन भाई थे, उनकी मदद भी की, हमने रिकन्स्ट्रक्शन भी की, हमने दुनिया के सामने भी अपना एक जो मुकदमा पेश किया और उसमें जो आपने देखा जेनीवा प्लेजेस भी आए। तो देखिए, 30 अरब डॉलर के इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। उस वक्त भी 100 अरब रुपए से ज़्यादा हमने सैलाब मुतासरीन के ऊपर डायरेक्टली रवा माली साल पे खर्च भी किए। और देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो बजट है, दूसरी बात से पहले जरा इसको क्लियर कर दें, चूंकि देखें जो बिलावल भुट्टो साहब है ना, वो ये कह रहे हैं आपने सैलाब ज़दगान के आपने रकम मुख्तस नहीं की ना, तो वो कह रहे हैं कि ये बजट पास होने के लिए हम वोट नहीं देंगे। तो क्या नौबत यहां तक जा सकती है? मैं आपको इसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं, देखिए इसमें दो तीन बातें। नंबर एक, सैलाब मुतासरीन ये तासुर देना कि उनके ही कहने के ऊपर या किसी और के कहने पे ही तरजीह बनेगी, तो मेरे नज़दीक तो ये बात यही मैं आपको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, हमारी पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, हमारी जमात की और इस पूरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है मुश्किल तरीन मुआशी हालात में भी कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराम की जाए और इस बजट में भी वो मदद जारी रहेगी। और देखिए, दूसरी बात आपने देखा है कि जहाँ तक सूबे और वफाक को तो हमने देखा ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने NDMA के थ्रू NFRCC बनाई, जो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर था वो बनाया। हमने जो NHA थे उसको मोबिलाइज किया सूबाई सड़कों को भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये तो देखा ही नहीं उस वक्त पे कि सूबाई जिम्मेदारी है आपकी है हमारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सिंध और बलूचिस्तान का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे नहीं गए खुद निगरानी करने के लिए, और जहाँ पे हमारी वोट ना दिया ना, तो आपको पता है उसके क्या नतीजे होंगे सर? बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत ने ऐवान में अपनी अक्सरियत खो दी है सर। अभी 1.5 माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने आपको पता है कि एतमाद का वोट लिया है ऐवान से। अच्छा, मैं आपको इसलिए बजट पे बात शुरू कर रहा था जी। देखिए, बजट का भी बजट प्रेजेंट हुआ है, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी सारे इस बजट की फॉर्मेशन का अमल का हिस्सा रहे हैं। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे पेश होने से पहले कैबिनेट को प्रेजेंट की गई। और बाय द वे, जो आपने बात की तनख्वाह की, ये ऐसा भी तासुर नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मैं खुद उन मीटिंग्स में शामिल रहा हूँ कि उनके लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन की तनख्वाहें चादर देख के पाँव फैलाने हैं, मगर मैक्सिमम तरीन जो हम दे सकते थे वो उनकी अवलीन तरजीह रही है। और उन्होंने खुद ही इस फिगर का तयन किया कि 35% 1 से 16 ग्रेड तक जो हमारे सरकारी मुलाजिमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी 17.5% बढ़ाई जाए, ये उन्होंने तयन किया। और यकीनन उसमें हमारे सारे इत्तेहादियों की शामिल थी। दूसरी बात यह है, देखिए, दूसरी बात यह है कि बजट अभी प्रेजेंट हुआ है, बजट का फाइनेंस बिल का पैसेज अभी बाकी है, बजट सेशन जारी है। इसके अंदर दीगर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के अंदर 2 दिन पहले इसहाक डार साहब ने खुद वहां पे गए हैं। वहां पे जो मेंबर्स थे स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने अपने एतराज़ात, अपने सवालात सब पेश किए। वज़ीर ख़जाना ने वहां पे उनके जवाब भी दिए। इसके अलावा दीगर और टेक्निकल जो एनॉमलीज होती हैं उनको एड्रेस करने की कमेटीज हैं। तो बजट के अंदर एडजस्टमेंट का अमल जारी है। और इसके अलावा 2 दिन कबल शरीफ साहब से कल मिल रहा है। मुझे अगर आप एक छोटी सी बात बता दें कि उन्होंने जो कहा कि वजीर आजम के इर्द गिर्द कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए हुए वादे पूरे नहीं करने दे रहे, बिलाल कियानी साहब, वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ बिलावल भुट्टो का इशारा है? नहीं, देखिए, मेरी अर्ज है
कि आप कह रही हैं कि कल शायद वफ्द की मुलाकात जी, है, जी, अब शायद होगी, 2-3 दिन पहले भी एक वफ्द की मुलाकात हुई है। और मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय में बतौर सियासी कारकुन भी में ये मुनासिब ज़्यादा होगा क्योंकि एक काबीना के भी हिस्सा हैं और साथ ही साथ इत्तेहाद में भी हैं। तो ये बातें अगर वज़ीर आज़म से वो बराह रास्त कर लेते बजाय इसके कि एक पब्लिक गैदरिंग में, तो मेरे नज़दीक वो बेहतर रहता। मेरे नज़दीक ये मुनासिब नहीं है कि आज वो एक पब्लिक जलसे में इस तरह की जो बात कर दें और उसका आप मुझसे यहाँ पे पूछ रही हों और इस तरह इस टॉक शो की जीनत बने। मेरे नज़दीक इससे बेहतर तरीके से मामला हैंडल हो सकता था। मगर सर वो बातें आप ही से पूछी जाएंगी ना, चूंकि साथदार हैं, शबाब करीब, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं। तो हैदर ज़मान साहब आप ही बता दें कि इनमें से कौन से लोग हैं जिनकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब का इशारा है, चूंकि उनको पता होगा ना कि कौन लोग रोक रहे हैं। आप का बड़ा मैट्रिक्स लोडेड सवाल है, तो मैं इसका जवाब तो दूंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। मेरे ख्याल में क्योंकि मामला फंड्स का है, तो जो मुतलका वजारत फंड्स या प्लानिंग से रिलेटेड है या रिलीज से रिलेटेड है, उसी का ही ज्यादा इसमें मामला होता है। जब फंड्स रिलीज नहीं होते या रखे नहीं जाते और जाहिर है, और जो मुतलका वजारत होगी, मैं ये समझता हूँ कि दूसरा इशू कल या परसों जब पिछली मीटिंग हुई तो चेयरमैन बिलावल जो थे वो मुल्क में नहीं थे उस वक्त, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। अब जो होने जा रही है उसमें वो बैठेंगे और चीफ मिनिस्टर सिंध होंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा मेक और ब्रेक इशू है जिसको और जो हल ना हो सके, और चीजें होती हैं। लेकिन अब ये भी कौम देख रही है, और कियानी साहब हमारे भाई हैं, कि नजम सेठी साहब भी कोई लिखवा कर तो नहीं लाए, वो तो केयर टेकर थे और उन्होंने उनका तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ही इज अ केयर टेकर कमेटी। लिखवा के तो ज़का अशरफ भी नहीं लेके आए ना हैदर ज़मान साहब, क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर रखे ना जिसका कोई मैनेजमेंट का तजुर्बा भी हो। कर रहा हूं मैं, कानून की बात कर रहा हूं, सुन लें। तो वो तो इलेक्शन लड़ेंगे या अपॉइंटमेंट होगी। नीचे जो क्लब्स हैं, जो आईसीसी अप्रूव्ड चार्टर है, तो सेठी साहब जो हैं वो अगर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो ये ऐसे ही है कि मोहसिन नकवी साहब या केपीके के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर कहें कि मुझे अब परमानेंट चीफ मिनिस्टर बना दो, तो आईसीसी रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन भी ये शायद अलाउ नहीं करता। तो इसी, और ये पीपीपी के नीचे आईपीसी की वजारत है, तो जब खुद ग्राउंड रूल्स आपने तय कर लिए, अच्छा थोड़ा टाइम कम है, एक और जरा बोर्ड की समरीज पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फाइनल नहीं कर रहे, तो ये चीजें बहुत टाइम से रिमाइंडर्स सॉफ्टली दिए गए थे। अब इनको रिजॉल्व हो जाना चाहिए और उसके बाद जाहिर है हो जाना चाहिए, चूंकि अब इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं ना। ऑन पॉलिटिक्स वी आर आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज और हमारी जो है वोटर बेस भी बिल्कुल डिफरेंट है। क्या यही वजह है के लिए हमने इकट्ठे हुए और एक अज़ियत से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की? हैदर ज़मान साहब, क्या यही वजह है कि सरदारी ने इत्तेहादियों को मैदान में आने का चैलेंज भी दे दिया है सर, और ये उनको ये चैलेंज देने की जरूरत क्यों पड़ी है? और कौन सा आपका ऐसा इत्तेहादी है जो आप समझते हैं कि इलेक्शन के मैदान में आने से फरार चाहता है या भाग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने किसी एक इत्तेहादी की स्पेसिफिक बात नहीं की। उन्होंने जनरली ये बात की है। और आपको याद है, अगर 1.5-2 माह पहले जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे थे और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और मामला अदालतों में फिर उसके बाद उलझ गया और फिर ये 9 मई हो गया, उससे पहले अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बाई इलेक्शंस के लिए भी तैयार थी, जो सीटें रिजॉल्व हो गई थी, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मौलाना साहब ने रिक्वेस्ट की कि पीपल्स पार्टी जो है इसको कंसिडर करे। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार होती है, लेकिन आपके इत्तेहादी की तरफ से जवाब आया है, इत्तेहादी ने जवाब दिया है, एजेके में भी लड़ा है। तो अगर आज होते हैं, कल होते हैं इलेक्शन, देखिए पॉलिटिकल अरीना में खा पीटीआई हो, खा दूसरी जमातें हो, हमारी जो इस वक्त की इत्तेहादी हैं, हमने अपनी वोटर बेस पे जाना है और पाकिस्तान की आवाम के सामने, और विच इज वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सर, इसके लिए इत्तेहादियों को चैलेंज करने की पड़ी, और आपके जो इत्तेहादी है ना नून लीग, उनकी तरफ से जवाब आया है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं मैदान में आने के लिए, लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो कराची के मेयर के इलेक्शंस की तरह नहीं होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मेयर के इलेक्शंस पे किसी को इतराज है तो वो अदालत में जा सकता है। और पीएमएल नवाज के दोस्तों ने तो हमें सपोर्ट किया उस इलेक्शन में, जिस तरह हमने बहुत सारे इलेक्शंस में जो पंजाब में हुए थे, जब हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने भी सपोर्ट किया था। तो फिर अगर माजी के या इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस
हमने मलीर में भी इलेक्शन लड़ा, हमने लियारी में भी लड़ा, हमने कई बाई इलेक्शंस लड़े, हमने पीटीआई को हराया, कहीं पीएमएल नवाज ने हमें सपोर्ट किया, कहीं पीएमएल नवाज को पंजाब के बाई इलेक्शंस में हमने सपोर्ट किया। तो ये एक आइसोलेशन में नहीं, उस वक्त तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, ना हम गवर्नमेंट में होंगे ना ये गवर्नमेंट में होंगे, तो इनको क्यों ऑफ है कि वो ऐसे इलेक्शंस होंगे जैसे कराची के हैं। ये कराची के मैंडेट के ऊपर अनड्यू पॉइंट स्कोरिंग करने की बात है, इसको नहीं करना चाहिए। हमने वहां जीता है, हैंड्स ऑन जीता है। जमात इस्लामी जिसका एक एमपी है, 50 एमपी कराची के, अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया, उनका कमाल पीपल्स पार्टी कर सकती है। उनका मैंडेट हमने छीना। हमारे तो 5 एमएनए पारस साहिबा, हमारे 5 एमएनए और कई एमपी हैं कराची शहर से। जमात इस्लामी का एक एमपी है। वो कह रहे हैं 30-33 लोग गायब हो गए वोट देने वाले, उनका अभी तक पता नहीं है। और ये भी खबर थी कि उनका पार्टी से पहले वो राब्ते में थे, वो कहां चले गए सर? सर कहीं नहीं गए, वो आ जाएंगे। हमारे ऊपर क्यों बात की जा रही है? वो पीटीआई के लोग हैं ना, जमात इस्लामी के तो नहीं है। तो वो आके कहां बैठेंगे? बर्दाश्त नहीं करते थे। ये जमात इस्लामी के साथ जिसको वो बर्दाश्त ना करते गए हो, जिनके खिलाफ उन्होंने केपीके में लड़ा, जिनके खिलाफ उन्होंने कराची में लड़ा, वो यकदम मियां मिठू हो गए। तो हो सकता है वो उन्होंने बात ना मानी हो, तो वो आ जाएंगे। हमने उनको अगवा तो नहीं किया हुआ। बिलाल कियानी साहब, बात ठीक है हैदर जमान साहब ने कि जो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि शर्त यह है कि जो इलेक्शन है वो कराची के जो मेयर के इलेक्शंस हुए उस तरह नहीं होने चाहिए, जनरल इलेक्शंस। सर लेकिन आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में कराची में सपोर्ट किया है, आपका इनके साथ इत्तेहाद था, आपने इनको वोट दिया है। लेकिन अगर अब आपकी तरफ से ये बात की जाती है तो क्या फिर इसका मतलब ये लिया जाए कि आप समझते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने धांधली की है और जमात इस्लामी और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है आप उसकी तायद कर रहे हैं? नहीं, मुझे प्यारे साहिबा पहले ये बता दीजिए कि ये बात किसने की है? ये आपके मेरे इल्म में तलाल चौधरी ने ये बात की जब कल बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया मैदान में आने के लिए, और तलाल चौधरी नून लीग नहीं है ना। मैं सिर्फ ये देखिए, बात यह है कि कराची में यकीनन हमने उनके साथ सिर्फ जो मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन था, इसकी हद तक जो हमारे वहाँ पे इलेक्टेड लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। मगर देखिए, जो आपने बात अदरवाइज़ की मैदान की और इलेक्शन की, उसमें तो जी देखें, हम पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में तो हम एक इलेक्टोरल रियलिटी हैं, और मुस्लिम लीग नून हमें तो अभी ये बल्कि ज़्यादा इशू है कि हमारे पास हर हलके के अंदर दीगर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सारे एलिजिबल भी हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी हैं। तो हमने तो इंटरनली अपना करना है। तो देखिए, इलेक्शंस जब आएंगे, और अभी स्केड्यूल्ड अक्टूबर के लिए ही है, अगस्त में जमात के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट की होगी। तो हम सर देखिए, पीटीआई आपसे कई माह से कहती रही कि आप इलेक्शन में आए, आप मैदान में आए। अब कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आपको यही चैलेंज दे दिया है, तो इससे एक तासुर तो ये बन रहा है ना जैसे कि नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है। की जरूरत नहीं है। नहीं, कौन किसने कहा है आपको? अक्टूबर में इलेक्शंस हैं, हम अक्टूबर के लिए तैयार हैं। अगस्त में नेशनल असेंबली का इख्तिताम होना है, अक्टूबर में इलेक्शन स्केड्यूल है। इलेक्शंस करवाना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इंश्योर करना। हम उसी स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। ना हुकूमत का और हमारा काम है इलेक्शन करवाना। हमारा काम है कि बतौर हुकूमत अपनी टर्म के एंड तक जो हम मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, जो मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम की मेहनत कर रहे हैं, वो हम जारी रखेंगे अगस्त में अपनी टर्म के एंड तक। फिर हम बतौर सियासी जमात इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो देखिए, इसमें ये तासुर भी बनाना या देना कि हम कोई फरार हो रहे हैं और कोई और ज्यादा रेडी है, ऐसी हरगिज बात नहीं है। हम इलेक्शंस जब भी होंगे मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम पाकिस्तान की पिछले 3 से ज्यादा दहाइयों की सबसे कामयाब सियासी इलेक्टोरल जमात हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी कामयाब होंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो फिर हैदर जमान साहब, जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूँगा, और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की तारीख का फैसला है इस पर भी मुशावरत होगी। तो इन हजरात को ये इख्तियार किसने दिया है सर कि ये इलेक्शन की तारीख दें या तारीख के ऊपर मुशावरत करें आइन के होते हुए? देखिए, ये उन्होंने बात अपनी पॉलिटिकल ऑडियंसेस को की है, और आईनी और कानूनी तौर पे तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख भी देना और इनेकाद भी करवाना। लेकिन अभी आपको पता है कि जो सेंसस है वो फाइनलाइज हो के अभी नोटिफाई नहीं हुआ। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने ही कम से कम 4 माह उसको दरकार हैं हल्का बंदियों के लिए, या वो 3 माह में कर लें या 2 माह में कर लें। फिर नई वोटर लिस्टें आएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हैं, और बिल्कुल शरीक। अच्छा सर, टाइम खत्म हो रहा है, अगर एक वन लाइनर दे देंगे इसके ऊपर। सर
कहा जा रहा है अबनान जो इख्तिलाफात का आगाज होने जा रहा है ना, उसकी वजह शायद ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। चूंकि जरदारी साहब ने सोचा ये था कि नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और जनूबी पंजाब से या और बाकी पंजाब की जगहों से भी आपको अच्छी सीटें मिल सकेंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो इस्तेहकाम पार्टी है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कम ही तादाद में नजर आ रही है। सर पंजाब में क्या यही वजह है? अच्छा पारस, ये आई डोंट नो, आपने ये जो सवाल पूछा है इसकी ग्राउंड रियलिटी आपके पास इतलात नहीं है। मैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आपको बता सकता हूं कि 1% भी कभी पिछले 1.5-2 साल में और इवन टिल टुडे ये डिस्कशन भी नहीं हुई कि हमने नून लीग के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है। हमारे लिए तो डिजास्टर है कि अगर हम इनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ें। हमारा वोटर बेस बिल्कुल मुख्तलिफ है और आप देखिए कि जुलाई 17 के इलेक्शन में हमने मिलके लड़ा तो उसका ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ। हम अपनी वोटर बेस को लड़ेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान इज अ वेलकम रियलिटी। इस्तेहकाम पाकिस्तान फर्स्ट अपने आप को इस्तेहकाम करे। अभी वो मौजूद जो है ना वजूद में नहीं आई, वो रजिस्टर हो, उसके ऑफिस बेयरर्स मुकम्मल हो, वो जरूर लड़े, हम उनको वेलकम करेंगे। हम किसी से खाइफ नहीं है, हमने अपनी लॉस तो वेलकम कर रहे हैं और वो कहीं और जाने के इरादे रखते हैं। हमने अपनी लॉस स्पेस वो लेनी है जो पीटीआई में पीपल्स पार्टी का वोटर गया और पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो ज्यादा पीपल्स पार्टी का वोटर को भेजा गया था या तोड़ के हमारे लोगों को भेजा गया था। तो इलेक्शन हो, हर कोई अपनी मेहनत करेगा, अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडे की बुनियाद पे जाएगा। और ना इस्तेहकाम पाकिस्तान ने पारस हमारे साथ इत्तेहाद करना है, ना ही नून लीग के साथ करना है, क्योंकि अगर वो नून लीग के साथ मिल जाएंगे तो उसमें ज्यादा वो लोग हैं जो पीटीआई या एक्स माइंडसेट वाले हैं, उनके हलकों की धड़ों की सियासत नून से जेलेने नहीं कर सकती। अगर कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान का अलायंस हुआ, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, या एडजस्टमेंट हुई या अंडरस्टैंडिंग हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगी, पीएमएल नवाज से बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद जहांगीर तरीन की मुलाकात अभी तक जरदारी साहब के साथ नहीं हुई। बिलाल कियानी साहब इस पे कमेंट कर दें। जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं, एक हफ्ता हो गया है। वोटर्स और इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूं, उनके इलेक्टेबल्स इस पे एक डिटेल में शो करेंगे। सर ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहती हूँ ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो इस पे बात करें। कियानी साहब लास्ट कमेंट इस पे कर दें कि जहांगीर तरीन साहब एक हफ्ते से लंदन में हैं, मियां साहब भी लंदन में ही हैं, तो क्या इनकी अब तक कोई मुलाकात हुई है या नहीं हो सकी है, और हुई है तो उसको अभी तक पोशीदा रखा गया है, खबर बाहर नहीं निकलने दी गई? जी, मेरे इल्म में ना ही जहांगीर तरीन साहब का लंदन में होना है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी मीटिंग की इतला है। मैं बस एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा जी, क्योंकि ये आज बड़ा सानिया हुआ है जी, जो ग्रीस में ग्रीस की कोस्ट के करीब जो कुछ किश्ती एक उल्टी है जी, और वहाँ पे पाकिस्तानी बहन भाई भी थे जिनकी जानों का ज़िया भी हुआ है जी, अल्लाह को प्यारे हुए हैं। कुछ बहन भाई हमारे बच भी गए हैं जी। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी, आपने देखा है कि फॉरेन ऑफिस को भी फौरन उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि उनकी मदद करें, साथ ही साथ एक कमेटी भी बन गई जिन्हें शो का ऐलान भी है जी, साथ साथ एक्शन भी लिया है। नहीं देखिए, सब हमने आज आपने देखा है कि 10 सब एजेंट्स भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अमल में जो हिस्सा जिनका था, और इसी तरह दीगर इदारों के पर मुश्तमिल एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है जो इस मामले की इस स्पेसिफिक इंसिडेंट की भी तहकीक करे और आगे भी हम यकीनी बनाएं कि किस तरीके से ये जो माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं चाहिए ताकि आइंदा वाकयात पे शोक मनाने के नहीं मनाएं, बल्कि इस तरह के वाकयात से हम बचें। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल कियानी साहब और हैदर जमान साहब। प्रोग्राम में शिरकत के लिए एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। नईम रहमान साहब इल्जामात से बाहर निकले, जिसके पास नंबर नहीं है उसका एहतराम करे और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें। पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन हकीकत में इतनी ही जमहूरियत है जितनी हमारी सियासी जमातों के अंदर पाई जाती है। वैसे जमहूरियत तो अक्सरियत को हुक्मरान बनाती है ना, लेकिन हमारे यहाँ अक़लियत अक्सरियत को अक्सर शिकस्त से दो चार कर देती है। इसकी एक झलक कराची के मेयर के इंतखाबात में भी देखने में आई है। वहाँ भी अक्सरियत के दावे करने वाले हार गए और अक़लियत वालों के वोट पूरे निकले हैं।
अब हमेशा की तरह खरीदार को इल्जाम दिया जा रहा है और जो बिकने वाले हैं उनकी मजबूरियां बयान की जा रही हैं। कराची में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हुआ है, मामला अदालत में है, फैसला भी आना बाकी है। अब सिंध हुकूमत की ही कराची में भी हुकूमत बनने पर शहर को कितना फायदा होगा, बात करने के लिए इस पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, जो कि नौ मुंतखब डिप्टी मेयर कराची हैं, और हमें ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर उसामा रजी साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद से जमात इस्लामी को तो यकीन था कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा, तो ये आपकी जो अक्सरियत है ये अकलियत में कैसे बदल गई फिर? जमहूरियत में एक उसूल है, कानून है कि अवाम की राय के मुताबिक हक़ हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाएगा। और पिछले इंतखाबात की रोशनी में जो कराची के करोड़ों लोगों का जो मैंडेट था वो 3 पार्टियों में तकसीम हुआ था, जमात इस्लामी, PTI और पीपल्स पार्टी। इन तीनों पार्टियों में से 2 पार्टियों ने इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहाद के नतीजे में 9 लाख वोट एक तरफ हो गए, 193 सीटें एक तरफ हो गई, और जो दूसरी अकलियती पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उसके हिस्से में 3 लाख वोट आए और 173 सीटें विद PDM। तो ये तनासुब था। इस तनासुब के नतीजे में अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुनिया के किसी भी जमहूरी तरक्की याफ्ता महज़्ज़ब मुल्क में जहां कानून और जमहूरियत की कोई बालादस्ती हो, उसके मुताबिक एक रस्मी कार्रवाई होती। सर आप बड़ी अच्छी बात है कि रस्मी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जिस दिन अक्सरियत, जो इलेक्शन वाले दिन होता है ना, उस दिन आपको अक्सरियत साबित करनी होती है। पीपल्स पार्टी कहती है वो हमने कर दी है। वो कहते हैं आपके जो 30 या 32 अरकान गैर हाजिर हुए उनको लाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी, लेकिन हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, पुलिस पीपल्स पार्टी के पास है, इंतजामिया उनके पास है, DC उनके हैं। ये और वो इंतजामिया जो पार्टी वर्कर्स से भर दी गई है, वो पुलिस जो पार्टी वर्कर्स के तौर पे में भर दी गई है और उसकी तरह इस्तेमाल हो रही है। तो अगर कानून मुंतखब नुमाइंदों को अगवा करके ले जाए, कानून उनकी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करे, कानून मुंतखब नुमाइंदों को 2 दिन 3 दिन तक लापता कर दे, जोर जबरदस्ती हो, पैसे हो, लालच हो, और इसके बाद ये कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत की है। सर ये जो मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि ये जो मुंतखब नुमाइंदों की आप बात कर रहे हैं उसामा साहब, क्या 15 जून की सुबह या फिर उससे एक दिन पहले ये जो नुमाइंदे थे इनके साथ आपका राब्ता था सर, या आपके जो लीडरशिप है उसको किस वक्त पता चला कि ये लोग आपके साथ राब्ते में नहीं आए हैं और ये गायब हो चुके हैं? कुछ लोग 3 दिन पहले तक राब्ते में थे, कोई 2 दिन पहले तक राब्ते में थे, कुछ 1 दिन पहले तक राब्ते में थे, और वो सब अपनी विपता सुना रहे हैं। कोई अपनी वीडियो जारी कर रहा है, कोई हमें जाती तौर पे बता रहा है, कोई अपने घर वालों को बता रहा है कि हमारे प्रेशर है। अब सबसे राब्ता हो गया आपका, सामने आ गया सारे? अभी भी लोग राब्ते में नहीं आ रहे हैं। PTI ने अपने तौर पे, हो सकता है उनके इंटरनली कोई राब्ते में आए हों, लेकिन अभी भी जो पूरा अमल है उसमें सब लोग हमारी मालूमात की हद तक हो सकता है। सर ये लोग आपके साथ राब्ते में नहीं आ रहे हैं। अब जो इजलास है बल्दिया उस्मा का, अगर उसमें ये तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ जाके बैठ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे सर? और इस बात का कितना इम्कान है? PTI उनको डिसीड कर सकती है। वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके कोई भी आदमी तो अभी तक क्यों नहीं किया? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। अभी तक क्यों नहीं किया? आपको डिसीड पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया ना? चेयरमैन PTI ने आपसे वादा किया था। आप मुझे ये बताइए कि किसी मुल्क में किसी के नुमाइंदे अगवा हो जाए, वो राब्ते में नहीं आए तो वो दूसरी पार्टी डिसीड करने लगेगी। अच्छा राब्ते में अभी तक ठीक सर जी। अच्छा सर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपको पहले तो डिप्टी मेयर बनने पे मुबारक हो, लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं ना ये आपकी जीत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये धांधली जोर जबरदस्ती की जीत है। खैर मुबारक जी। पहले तो मैं इनको जमात इस्लामी के दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कराची शहर में मैंडेट की बात करते हैं तो ये कराची शहर में हमारे 5 MNA 7 MP हैं और इनका एक MP है वो भी मुत्तहदा मजलिस के अलायंस से आया और ये कहते हैं कि हमने इनके मैंडेट पे डाका मारा है। हमारा तो ऑलरेडी मैंडेट मौजूद है और इन्हें चाहिए कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। और ये दूसरी बात करते हैं कि PTI के लोगों को अगवा किया गया है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। 9 मई ये वाक़ये के बाद या उससे पहले
जब ये जीत कर आए हैं 15 जनवरी को, इनके पीटीआई के चेयरमैन वाइस चेयरमैनों ने ये इजलास बुलाया कि इससे पहले हमारी क़यादत ने हमें पूछा ही नहीं। अब ये इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन के दौरान हमारे सिंध गवर्नमेंट की कस्टडी में या जेल में जो लोग बंद थे उनको सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, यानी कि आपका ये दावा है कि ये खुद हो गए, आपने इनको गायब नहीं किया, लेकिन बात तो ये है ना कि गैर हाजिर हुए या गायब हुए, ये कहाँ चले गए? इनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया? सर कहाँ गए ये जो अभी तक राब्ते में नहीं आ रहे? ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जाके कहें कि उनको बुला के लाएं और कहें कि आप जाएं जमात इस्लामी को वोट करें। ये तो उनका काम है ना, उनको ढूंढे कहाँ उनके वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं, उनसे राब्ते में है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। नहीं तो आप इनको लापता अफराद में शामिल कर लें, उनने लाना तो फिर जिम्मेदारी बन जाएगी ना आपकी, क्योंकि अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है। जी, उनको लापता अफराद में शामिल कर लें आप। पता उन नहीं क्यों हमने उनको लापता किया है ना, हम कभी भी इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। हमने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी है, जमहूरी तरीके से और वोटों की ताकत से आकर इक़्तिदार में आए। ठीक है, ये नहीं कि हम चोर दरवाजे से आए, हमने हमेशा इस मुल्क के लिए, इस धरती सर आपकी कुर्बानियां सबको पता है। मेरे जरा जवाब ये दीजिएगा कि देखें कोई तो वजह होगी ना, कोई तो चीज होगी जो ये लोग गैर हाजिर हो गए हैं, जो अक्सरियत अकलियत में बदल गई है भाई, चाहे वो खरीदो फरोख्त से हो, लालच दे के हो या जोर जबरदस्ती से हो। हमारे जितने अलाइंस पार्टनर थे हमने उनको शो किया, हाउस में पेश किया। अब ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम पीटीआई के नाराज दोस्तों को लाएं। इस इलेक्शन से पहले खबरें ये थी कि इनमें से बहुत पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे और उनको कुछ ऑफर्स की गई हैं। नहीं, कोई एक बंदा आकर कहे कि हमें ऑफर की गई है, कुछ कहा गया तो हम उसके जिम्मेदार हैं। ये तो मकरूजी बातें हैं। अब लोग वो कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। देखें जीतने वाले पे हर कोई इल्जाम लगाता है। उसामा रजी साहब, आप जमात इस्लामी का ये बताइए कि अमल क्या होगा, चूंकि आपने पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज शुरू तो कर दिया है सर, लेकिन आपको भी पता है कि एहतजाज तो होते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। और बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि जैसे मेयर कराची का इलेक्शन जीता है ना, ऐसे ही पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन जीतेंगे हम। के अपने रहनुमा सईद गनी है, शर्जील मेमन है, ये सब कह चुके हैं कि हम राब्ता कर रहे थे, राब्ता करना हमारा राइट है। आप राब्ते क्यों कर रहे थे भाई? एक पार्टी पॉलिसी ऐलान कर चुकी है, पार्टी लीडर ऐलान कर चुका है, आप किस कैपेसिटी में राब्ता कर रहे थे? फर्ज करें कि अगर हम पीपुल्स पार्टी से वर्कर्स से और उनके नुमाइंदों से राब्ते शुरू कर देते, और अगर आप राब्ते कर रहे थे तो जमात के नुमाइंदे से क्यों नहीं राब्ता किया आपने? भाई अगर राब्ता करना इसी तरह से एक पार्टी पॉलिसी अनाउंस हो गई हो तो किसी मुल्क में कोई जमहूरी इखलाकियात है या नहीं है, कोई नॉर्म्स है, कोई तरीका है? अच्छा, अब अगर देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, ये जो सिंध है, सिंध थोड़ा सा इस सिंध ही क्या पूरा मुल्क देही और शहरी इलाकों में तकसीम है। हमारे देही इलाकों में जागीरदारों की ऐसी आमरीत कायम है कि कोई आदमी आवाज नहीं निकाल सकता और इन्हें इससे बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया है कि ये जो चाहे करें, सियाह करें, सफेद करें, डीसी इनका है, एसपी इनका है, थाने इनके हैं, कानून इनका है, सब कुछ इनका है। अब ये जो जागीरदार तबका है, क्योंकि सिंध इसको एक तरह से ठेके पर मिला हुआ है और यहाँ पे हर चीज करने की आजादी है, तो वो आप शहरी इलाके के ऊपर भी पहले भी वो यलगार करते रहे, अभी भी वो इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम इसकी मुजाहिमत करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे। जितने जमहूरी और सियासी जराए हैं, जितने कानूनी जराए हैं, हम अदालत पे भी जाएंगे। सर आपने अदालत बात की, इस्लामी ने सिंध के बल्दियाती एक्ट में तरमीम को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस इलेक्शन के नताइज इस दरखास्त के फैसले से मशरूत होंगे। आपके ख्याल में ये फैसला कब तक आ जाएगा उसामा साहब, कुछ क्या उम्मीद है? देखिए अदालत ने ये कहा है कि चूंकि इसमें इंटरव्यूनर ये लोग भी बन गए हैं और इस वक्त सिंध में तकरीबन 27 टाउन ऐसे हैं जिसमें गैर मुंतखब लोगों को लाके मुसल्लत कर दिया गया है कराची की तरह, तो इसलिए ये सब इंटरव्यूनर बनना चाह रहे हैं। तो वो उसके नतीजे में कोर्ट ने कहा है कि हम सबका मौक़िफ़ सुनेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे और इनके जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे लिखवा लिया है कि जैसे ही अगर इसमें ये मसला वाज़ेह होकर सामने आया तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इसलिए अभी कोई ये ना समझे कि नहीं, लेकिन आप भी ये ना समझें कि ये अदालत का हक में ही आएगा, ये आपके खिलाफ भी आ सकता है। वो तो ठीक है कि हक में आ गया तो कलअदम करार दे दिया जाएगा मेयर के इलेक्शन को, लेकिन आपके खिलाफ भी तो आ सकता है ना।
हम तो कह रहे हैं जो आइन और कानून है उसके मुताबिक आए ना। आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है और दरमियान में कोई इलेक्शन एक्ट को दोबारा से अपनी मर्जी से तब्दील करता है और वो इलेक्शन एक्ट को मुंह की नाक बना देता है तो वो आइन और कानून के मुताबिक है, वो हमारा मौक़िफ़ होगा, वो तो पूरी कौम का मौक़िफ़। चलिए सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब आपके सारे मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, एक सवाल इनसे कर लेती हूँ। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आप समझते हैं कि अभी भी आपकी जो जीत है जिसपे आप लोगों ने बड़ा जश्न भी मनाया है, उस पे सिंध हाई कोर्ट की तलवार लटक रही है? सिंध हाई कोर्ट ने जब इन्होंने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की तो स्टे ऑर्डर उनका मुस्तरद हुआ और इलेक्शन हाई कोर्ट ने ये इजाजत दिया कि आप जाके इलेक्शन कराएं और उसमें हम भी पार्टिसिपेट हैं, दूसरे लोग भी इन्होंने किया है कि हमें भी सुना जाए इस केस में। और ये जो बात कर रहे हैं ये कानून जो है 12 मई को पास हुआ था, शेड्यूल बाद में आया था जी। अच्छा, अब अगर ये जो फैसला हाईकोर्ट का ये अगर आपके खिलाफ आ गया तो फिर तो ये इलेक्शन कल अदम हो जाएगा, फिर तो मुर्तजा वहाब दोबारा मेयर भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि उसके लिए उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। देखिए वैसे भी ये कानून आज ये लागू नहीं, इससे पहले भी जमात इस्लामी के मेयर साहब थे, आप बाहर से आए मुस्तफा कमाल साहब थे, वो भी तो हाउस से नहीं है ना, बाहर से हो गए। छोड़े सारी बात, मुझे टाइम कम है, अगर आए तो इन पर इनको एतराज हो जाता है। ठीक है सर, मुझे बताएं कराची के मसाइल क्या हैं आपके ख्याल में? चंद बड़े मसाइल जरा मुझे बता दें और उनका क्या हल है आपके पास? इंशाअल्लाह ताला कराची के मसाइल से नहीं कराची के मसाइल क्या हैं? मसाइलों का हल के लिए इंशाअल्लाह आप हल करेंगे। मसाइल बताएं सर, मुझे 3 बता दें। सबसे बड़ा मसला पानी का है जी, वो पानी का इशू है, सेवरेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इन चीजों पे इंशाअल्लाह ताला अभी तो हम अलफ लेंगे, इसके बाद आएंगे तो आपको काम होता हुआ नजर आएगा। हमारी ये कोशिश होगी कि अब नफरत की सियासत को खत्म करें, तफरीक की सियासत को खत्म करें, खिदमत की सियासत करें। मैं इनको भी दावत देते हैं आए मिलकर इस कराची की खिदमत करें, इस शहर की खिदमत करें। ये फंड्स और इख्तियारात का रोना तो नहीं रोएंगे ना? वो भी नहीं सकते क्योंकि सिंध में तो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ये जो फंड्स है वो भी आपकी जमात की वजारत के पास ही हैं। देखिए इख्तियार का रोना नहीं, आपको काम होता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह आपको 24 काम तो नजर आ रहा है चूंकि काफी अरसे से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। नजर आएगा काम नहीं, वो में आ रहा है ना, नजर आएगा। हम इख्तियार का रोना ना रोएंगे, ना हम इख्तियार का रोना रोएंगे, ना कोई अपने ही इस कराची KMC को अपने पांव पर खड़ा कर रेवेन्यू जनरेट कर इस शहर की खिदमत करेंगे। ओके उसामा रजी साहब, आखिरी बात सर दीजिए कि अब आपके पास एक मजबूत ऑपोजिशन का ऑप्शन है। अगर ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आपके खिलाफ आता है तो फिर ये बताइए कि आप बतौर ऑपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बताता हूँ कि रोने का काम तो उन्होंने अवाम को दिया हुआ है, आप तक इत्तला नहीं पहुंची है। 15 साल से अवाम रो रहे हैं, उन्होंने रोने का तो सारा हिस्सा अवाम के, और अब आपको भी रुला दिया। पैसे सारे दौलत उनकी तिजोरी में जा रही है। लिहाजा अपोजिशन का तो जो भी इस मुल्क में जमहूरी और जो भी कानूनी जराए हैं हम उसकी शदीद मुजाहिमत करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं अभी भी आपसे कहता हूँ, कराची के लोग पीपल्स पार्टी की हकीकत को बिल्कुल अच्छी तरह पहचान गए हैं। कराची पीपल्स पार्टी का रवैया कराची के साथ एक जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन रवैया है। कराची पीपल्स पार्टी की बालादस्ती को, नाजायज बालादस्ती को, ठीक है सर, गैर कानूनी बालादस्ती को कभी कबूल नहीं करेगा। और जमात इस्लामी को कोई MKM न समझे, ये कोई ना MKM है ना ये कोई और उस तरह की पार्टी है कि जो हम जो है बिल्कुल कानून और आइन और डॉक्टर उसामा रजी साहब जी, अब्दुल्ला मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।